हेलो दोस्तों। वर्ष 2024-25 के लिए सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ट्रेडमैन की भर्ती की संपूर्ण जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। जो विज्ञप्ति सीमा सुरक्षा बल ने अपलोड की है उसको हिंदी में आप देख लो, समझ लो किस हिसाब से क्या प्रोसेस होगी और कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन अभी क्या नहीं है। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो सब मैं आपको करवाऊंगा। सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल ट्रेडमैन परीक्षा 2024-25 के लिए वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 3 वेतनमान में 3588 रिक्तियां हैं। पुरुष उम्मीदवारों के लिए 3406 हैं और महिला उम्मीदवारों के लिए 182 है। और महिला उम्मीदवारों के भरने के पुरुष महिला भारतीय नागरिकों को से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और वेतनमान रहेगा 21,700 से 69,100 रुपये। समय समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दे अन्य भत्ते वो भी आपको मिलते रहेंगे। इसके अतिरिक्त राशन भत्ता, चिकित्सा सहायता, निःशुल्क आवास पास आदि प्रदान किए जाते हैं, जो सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारियों को भी दे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सारी जानकारी है वो पूरा नोटिफिकेशन में आपको दिखाता हूँ। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का राज्यवार, ट्रेडवार और श्रेणीवार वितरण विशिष्ट का में संलग्न है। आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें कौन से राज्य में कितनी कितनी वैकेंसी है, कौन सी ओबीसी SC ST के लिए कितनी है, जनरल के कितने, वो सब दे रखा है। अब यहाँ से अब इसमें सारे महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हैं। उपरोक्त पदों हेतु आवेदन हेतु उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। बीएसएफ वर्ष 2024-25 के लिए बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेडमैन पुरुष महिला उम्मीदवारों के पद के लिए भर्ती आयोजित करेगा। और सेकंड, ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ट्रेड अनुभव प्रमाण पत्र, आयु, शारीरिक मानक, शारीरिक दक्षता परीक्षा आदि की आवश्यकताओं को ध्यान से पढ़ें और आवेदन करने से पहले स्वयं को संतुष्ट कर लें कि वे पद के लिए पात्र हैं। बीएसएफ चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी उम्मीदवार की उम्मीदवार रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है यदि वह निर्धारित पात्रता मापदंडों में से किसी को भी पूरा नहीं करता पाया जाता। तीसरा, भर्ती में शारीरिक मानक परीक्षा PST, शारीरिक दक्षता परीक्षा PAT, लिखित परीक्षा, दस्तावेजीकरण, ट्रेड टेस्ट, चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी। अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए या पद एक ट्रेड के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे उसमें अलग बहुत सारी ट्रेड दे रखी है, तो ये नहीं कि आप सब में आवेदन कर दोगे, पर्टिकुलर किसी एक में ही करना होगा। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया के चयन चरणों को उत्तीर्ण करने में उम्मीदवार की नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलता। तो ये नहीं कि आपको एक चरण क्वालिफाई कर दिया, 2 चरण के लिए, 3 चरण के लिए, जब तक फाइनल मेरिट को क्लियर नहीं करोगे तब तक चयन प्रक्रिया में चयन नहीं माना जाएगा। उम्मीदवार अंतिम चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाएगा। राज्यवार, ट्रेडवार रिक्तियों का विज्ञापन सूचना के साथ संलग्न है। उम्मीदवार को केवल अपने घर निवासी राज्यों को आवंटित रिक्तियों के लिए आवेदन करना होगा। ये इस बात का ध्यान रखना कि ये नहीं कि उस स्टेट की, उस राज्य की मेरिट कम जाती है तो हम वहां से गुजरात से लगा देते हैं या फिर अन्य किसी राज्य से लगा देते हैं। किसी भी अपने घर राज्य से ही लगाना। जैसे आप राजस्थान के हो तो राजस्थान में लगाना। जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाता है तो इसका अंतिम जमा हो जाता है उसका अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले सकता है। आप ई-मित्र से फॉर्म भरवाओगे, उसका प्रिंट आउट ले लेना। बीएसएफ भर्ती केंद्र में जमा कराने की आवश्यकता नहीं, आपको वो अपने पास रखना। कहीं ये नहीं कि आप वही कहीं जमा कराए, ऑफलाइन भेजे, कि ऐसा कुछ नहीं है। सही प्रकार ईमेल पते और मोबाइल नंबर भरने की सलाह दी जाती है ताकि मेल SMS के माध्यम से आपको प्रचार किया जा जाए। सही कॉन्टेक्ट नंबर देने हैं, सही ईमेल आईडी देनी है। नेक्स्ट में क्या कहा इन्होंने,
अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक एकमुश्त पंजीकरण करते समय उन्हें प्रदान किए गए पंजीकरण आईडी और पासवर्ड को नोट करके रख लेना चाहिए, संभाल कर रखना। आपको आईडी और पासवर्ड मिलेंगे, उनको संभाल के रखना, उसी से आपके कॉल लेटर या जो भी है वो निकलेंगे। अभ्यर्थी द्वारा केवल ऑनलाइन आवेदन ही जमा किए जाना है। इसके लिए अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपना आवेदन पत्र भरते समय पूरी सावधानी बरतें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र के सभी विवरण मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार ही भरे जाएंगे। जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है ना, उसके अनुसार ही आप वो अपनी पूरी डिटेल फिलअप करें। अन्यथा दस्तावेज पंजीकरण समय बोर्ड के संज्ञान में आने से उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी सकती है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में ऑनलाइन माध्यम से व्यक्तिगत मूलभूत जानकारी सही प्रविष्टियों के साथ भरेंगे, जैसे पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पता, श्रेणी, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, एसएमएस के माध्यम से मोबाइल नंबर, ईमेल पता, शैक्षणिक योग्यता, व्यापार अनुभव प्रमाण पत्र आदि। ये सब आपको सही से भरना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में गलत जानकारी भरने, किसी अन्य व्यक्ति, सेलिब्रिटी, गणमान्य व्यक्ति या वस्तु की नकली तस्वीर अपलोड करने या खाली फोटो आदि लगाने से बचें। ऐसे दोषी अभ्यर्थियों के खिलाफ साइबर अपराध आईटी एक्ट अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। ये भी साथ में इन्होंने पहले बता दिया है। नेक्स्ट है, अस्पष्ट धुंधले फोटो हस्ताक्षर वाले आवेदनों को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा, इसलिए फोटो और हस्ताक्षर साफ हो। शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं है। हाँ, तो स्वस्थ है। सामान्य रैंक व वेतन ग्रेड में कार्यरत कोई भी कर्मचारी उक्त पद के लिए आवेदन करने का हकदार नहीं है। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग में सेवारत व्यक्तियों को अनामति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदन करना चाहिए। भाई कोई सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी भी ये सोच रहा है कि मैं इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहता हूं, तो वो पहले एनओसी लेना होगा अपने विभाग से, उसी के बाद ही कर सकता है, ये इसमें कहा गया है। नेक्स्ट बताया गया है, उम्मीदवारों को अपने दावों के समर्थन में अपनी श्रेणी के अनुसार अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ट्रेड अनुभव प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज अपलोड करने होंगे। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पद पर प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन की जांच के दौरान यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता, तो उसका आवेदन भर्ती चयन बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। वही आप किसी भी को झूठ छिपाते हो, कोई अपात्रता है और वो आप पकड़े जाते हो ना, तो फिर आपको घोषित कर दिया जाएगा। इस विज्ञापन के तहत अंतिम तिथि से पहले आवेदन करने वाले सभी पात्र उम्मीदवारों को रोल नंबर दिया जाएगा, यदि वे इस विज्ञापन में दिए गए नियम शर्तों को पूरा करते हैं और पद के लिए योग्य पाए जाते हैं। केवल ऐसे पात्र उम्मीदवारों को पहले चरण की चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से कॉल लेटर, एडमिट कार्ड के लिए ईमेल पते, एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। हालांकि बाद में चरण में किसी भी पहले में योगदान नहीं पाए जाने पर किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा से सभी चरणों के लिए एडमिट कार्ड केवल वेबसाइट पर बनाए अपलोड किए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि उस परीक्षा के समय सभी चरणों को आगामी नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से बीएसएफ वेबसाइट देखते रहें। ध्यान रखिए, ये वेबसाइट चेक करते रहें आपके एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, कब आपके पीएसटी भर्ती के वो फिजिकल होने शुरू हो गए, वो सब आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि पोस्ट ऑफिस से कोई आपके पास वो कॉल लेटर आएगा। भर्ती बोर्ड परीक्षण के दौरान हुई किसी भी चोट आदि से उत्पन्न किसी भी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप फिजिकल करवाने जा रहे हो और वहाँ कुछ दुर्घटना होती है, कुछ चोट वोट लगती है, तो उसके लिए बीएसएफ भर्ती बोर्ड जिम्मेदार नहीं है, आप खुद होंगे उस क्षति के। इस भर्ती से जुड़े सभी मामलों में भर्ती बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। नियुक्ति इस शर्त के अधीन होगी कि उम्मीदवार चिकित्सकीय और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। चयनित उम्मीदवारों को बीएसएफ के किसी भी प्रशिक्षण संस्था से बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण होने में विफल करने वाले उम्मीदवारों की सेवा समाप्त की जाएंगी। अगर आप फिजिकल पास हो गए,
एग्जाम भी पास कर लिया और फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल पास होगा तो ही आपकी उम्मीदवारी मानी जाएगी। उसके अगर मेडिकल में असफल हो गए ना तो आपकी वो उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिट कार्ड को लेटर जारी करने, भर्ती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उम्मीदवारों के द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय दी गई ईमेल पते, मोबाइल एसएमएस के द्वारा आपको दी जाएगी। इसलिए जो ईमेल आईडी आप यूज करते हो, जो नंबर मोबाइल नंबर आप एनी टाइम काम में लेते हो ना, वही दी। नेक्स्ट पॉइंट है उम्मीदवारों के पास केवल एक ही केंद्र पर भर्ती के लिए उपस्थित होने का विकल्प होगा। जो एग्जाम आपने भरा है सेंटर, वहीं पे आपको एग्जाम लगेगा। उनके द्वारा चुना गया केंद्र ही उनका भर्ती केंद्र होगा। किसी भी परिस्थिति में भर्ती केंद्र बदलने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो आपने भर्ती है ना, उसी वही भर्ती केंद्र होगा। विभाग उस केंद्र को रद्द करने या उस केंद्र के उम्मीदवारों को किसी अन्य केंद्र पर परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार सुरक्षित रखता है। विभाग किसी भी केंद्र के उम्मीदवार को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंद्र पर भेजने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। ये सब विभाग की बातें हैं। आप निश्चित हो जाइए और फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। आपको टारगेट होना चाहिए कि हाँ बस अब की बार गवर्नमेंट जॉब अपनी होगी। वैसे इसमें 70,000 के समथिंग सैलरी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में इतनी नहीं मिलती 10वीं पास वालों को। यदि उम्मीदवार बीएसएफ में नियुक्त होते हैं और 10 वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले त्यागपत्र या सेवा मुक्त चाहते हैं तो उन्हें नियमों के अनुसार 3 महीने की वेतन भत्ते, उन्हें दिए गए प्रशिक्षण की लागत जो भी अधिक हो के बराबर राशि सरकार को भेजनी होगी। आपको 10 वर्ष की सेवा जरूर करनी होगी। अगर आप इसमें भर्ती हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं ना, और आप ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो आपको 10 साल की सेवा देनी होगी। अन्यथा जो भर्ती है परीक्षण के द्वारा, जो ट्रेनिंग के दौरान जो खर्चा हुआ वो आपसे वसूला जाएगा। नियुक्ति के समय उन्हें नई पुनर्गठित परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना या समान पेंशन योजना यूपीएस के अंतर्गत कवर किया जाएगा। पेंशन मिलेगी जो केंद्र सरकार की सेवा में नए प्रवेशकों के लिए क्रमशः 1 जनवरी 2004 और 1 अप्रैल 2005 से लागू हो। इस बीच में जो भी जैसी भी जो लागू है ना, कितनी मिलेगी, क्या मिलेगी, नहीं मिलेगी, वो मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दिया गया है परीक्षा नोटिस के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे आरक्षण लाभ, अन्य को छूट जाने वाले योजनाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे इस आरक्षण छूट के हकदार है। इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, वो भी सेंटर का होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया जाए इसकी, अगर आप पीडीएफ चाहते हो ना तो पीडीएफ आपको वीडियो की डिटेल्स में वो उसमें नीचे मिल जाएगा लिंक, तो वहां से इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी आरक्षित वर्ग को SC, ST, OBC, EWS के अभ्यर्थी को किसी विशिष्ट रेलवे नियुक्ति की अनुपलब्धता या अन्य कारणों से अनारक्षित श्रेणी से आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे UR श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए लागू नियमों की शर्तें पूरा करेंगे। अगर आप सामान्य कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं ना तो आप कर सकते हैं, और वही नियम लागू होंगे जो सामान्य के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परीक्षा केंद्र परिसर में मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स प्रतिबंधित रहेगी। आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक ऐसे सामान नहीं ले जा सकते। आज तो बहुत ही पेपर लीक होने के कम चांस हो गए हैं और बहुत ही चेक होते हैं। भर्ती के सभी चरणों के दौरान अभ्यर्थी के कार्य बाहर ग्रहण करने के समय बायोमेट्रिक विधियों का उपयोग किया जाएगा। बायोमेट्रिक विधियां करें कंप्यूटर आधारित बायोमेट्रिक होंगी। अंगूठे का निशान, डिजिटल फोटोग्राफी, सारे किसी भी विशिष्ट पहचान चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। सब जिसने फॉर्म भरा वो एग्जाम देने के लिए जाए, ये नहीं कि अपने किसी और को भेजते हैं। भर्ती के किसी भी चयन चरण में प्रतिरूपण में लिप्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी नहीं। उन्हें भर्ती के बाद चरणों से उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है लिखित परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित होगी। CBT होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो उम्र आधारित पुस्तिकाओं के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यदि नाम, रोल नंबर, लिंक, श्रेणी, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला, कोड, ट्रेड का नाम आदि जैसे अनिवार्य फील्ड अंडाकार रिक्तियों गलत भरे गए तो हमारे पुस्तिका को अस्वीकार किया जाएगा। सही से भरना भाई सब।
लिखित परीक्षा द्विभाषी अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में होगी, दोनों में होगी। आपको जो सुटेबल लगे उसी में आप वो कर सकते हो। नेक्स्ट में चयनित उम्मीदवार को बीएसएफ अधिनियम और नियमों द्वारा शासित होंगे। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को बल की स्थानांतरण नीति के अनुसार देश में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। भारत में आपको ऑल इंडिया में कहीं पे भी सेवा पोस्ट मिल सकती है, आपको ट्रांसफर होते रहते हैं बीएसएफ वालों के। अंतिम चयन के समय यदि आवेदन में किया गया कोई भी दावा प्रमाणित नहीं किया जाता, जो उम्मीदवार रद्द कर दी की जाएगी, सामान्य बीएसएफ प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर एक बार कैंसिल हो गया तो फॉर्म। भर्ती केंद्र में अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः कोलेट्रल प्रवेश पत्र व बीएसएफ वेबसाइट से डाउनलोड की गई पात्र अभ्यर्थियों की सूची भर्ती जिसमें उनका नाम हो प्रस्तुत करने का निर्भर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया, उम्मीदवार को अपनी पहचान सत्यापित करने के लिए चयन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कम से कम एक फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, विश्वविद्यालय कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, मूल प्रति, मूल निवास जो भी हो जिसमें आपका फोटो साफ साफ हो। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने हैं। वही जो से फॉर्म भरोगे ना उसमें आपको ऑनलाइन भी है अपलोड करने होंगे। 10वीं की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट, और ट्रेड में आपने जो ट्रेड टेस्ट किया, ट्रेड की कौन से ट्रेड के लिए भरा है उसका अनुभव प्रमाण पत्र बनाया ना। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपने कोई कोर्स किया उसकी आवश्यकता नहीं। किसी होटल से या आप अनुभव प्रमाण पत्र बना ले और उनकी मोहर लगवा सकते हैं जहां आपने काम किया वो पर जो आपको काम आता है। संबंधित राज्य का निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास चाहिएगा कौन से राज्य से हो। जाति प्रमाण पत्र, ये जाति प्रमाण अगर आप सामान्य से बनना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं जाति प्रमाण पत्र की। छोट प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो आप किसी एज में हो गए और फिर छोट लेना चाहते हो, और अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसका भी है ऑनलाइन आवेदन का पत्र सुधार हेतु विंडो 24 अगस्त से 26 अगस्त तक आप उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं अगर आपसे गलती हो गई हो या फिर ई मित्र वाले से कुछ भी हो गया हो फॉर्म भरने में। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद बीएसएफ उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र के मानदंडों में सुधार संशोधन के लिए 3 दिनों का समय प्रदान करेगा, जिसमें उम्मीदवारों को लिए अपनी आवश्यकता अनुसार एक मुफ्त पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन पत्र के डाटा में आवश्यक सुधार प्रदान करने का पर ऑनलाइन पुनः जमा कराने की अनुमति होगी, इन्होंने बोला है। आगे सुधार करने संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र पुनः जमा कराने के लिए अगर आप सुधार करना चाहते 100 रुपये लगेंगे, फिर उसके आपके शुल्क देना होगा। सुधार शुल्क सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगा चाहे उनका लिंग श्रेणी कुछ भी हो। ये नहीं कि उम्मीदवारों को छूट मिलेगी वो SC/ST वालों को नहीं देना होगा, सबको के लिए ये अनिवार्य है। सुधार शुल्क का भुगतान केवल किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग, किसी भी बैंक के क्रेडिट डेबिट कार्ड और निकटतम अधिकृत सामान्य माध्यम से ऑनलाइन मोड में किया जा सकता है। एक बार बताया कि एक बार भुगतान किए गए सुधार शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किए जाएंगे, नहीं किसी अन्य परीक्षा या चयन में समायोजित किए जाएंगे, ये ध्यान रखना जी। और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इसमें मैं आपको जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं ट्रेड बीएसएफ ट्रेडमैन में पेपर लगे हैं सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे सॉल्व करवाऊंगा आपके सामने, उनके सबकी PDF आपको दे दूंगा, सारे पेपर दे दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ। यदि लागू सुधार शुल्क PSC ये तो हो गया अपना, और देख लो उसमें क्या इम्पोर्टेंट थी। संशोधित ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से पहले उम्मीदवार को यह जांचना होगा कि उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा। भाई एक बार आप करेक्शन करवा रहे हो तो ध्यान से देख लेना कहीं दोबारा वो गलती नहीं हो जाए। बस ये है, बाकी तो ये परीक्षा केंद्र आपको दिए गए हैं, ठीक है। जो जहाँ से जिस जिले के पास है वो वहां से देख के परीक्षा केंद्र भरा सकता है। ये 17 परीक्षा केंद्र दे रहते हैं।
और ये पात्रता मापदंड शर्तें, और इसमें आयु की अंतिम तिथि जो आप कितने साल के हो गए, 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य विशेष श्रेणी के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार द्वारा समय समय दी जा रही निर्देशों के अनुसार छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष। अभ्यर्थी को ध्यान देना चाहिए कि मैट्रिकुलेशन माध्यम परीक्षा प्रपत्र समग्र प्रमाण तिथि क्या है। तो 10वीं की मार्कशीट है ना, वो उसकी डीओपी है ना, वो मानी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, कांस्टेबल, ये इसके वो पोस्ट दिए हुए, आप कौन से वो कर रहे हो। बढ़ई हो गया, प्लम्बर है, पेंटर है, पंप ऑपरेटर है, गद्देदार है। ट्रेड के लिए किसी मान्यता प्राप्त मैट्रिकुलेशन समकक्ष औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से संबंधित ट्रेड या समकक्ष 2 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स। इसमें ये दिए, इसमें ये और दिया, औद्योगिक संस्था, सरकार से व्यावसायिक संस्था से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स, ट्रेड में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आपको मेन बात है काम का नॉलेज होना चाहिए, आप जिससे विचार है ना। 10वीं पास की वैकेंसी निकली हुई है, और इसमें आपके फिजिकल में ये होगा, फॉर मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट होगा 75 से 80, 75 से 80, और ये फीमेल की दे रखी है, इनके लिए ओनली हाइट ही रहेगी। कैटेगरी वाइज है, कौन किसको छूट रहेगी, सब किसको दे रखा है। पहाड़ी क्षेत्र वालों को भी छूट दी गई है, सारे के मापदंड छूट से आरक्षित उम्मीदवारों को विशेष छूट दी जाती है, पहाड़ी क्षेत्र वालों को हुआ है। और आंखों की दृष्टि आपकी 6/6 होनी चाहिए बिना चश्मे के। परीक्षा का प्रथम चरण ये होगा आपका फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी, या फिर 1600 मीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। ये सब पास करने के बाद आपको सेकंड टेस्ट लगेगा, वो लगेगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो फिजिकल पास करेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसी के बाद उन्हीं का टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर होंगे, जिसमें दिया गया है कि पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए। बूथ वर्ग के लिए 35%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 33%, इसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा शामिल होगी। ये रहेगा। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के होंगे 25 क्वेश्चन, 25 नंबर होंगे। और मैथमेटिक्स होगी, जो 10th क्लास की है, वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और रीजनिंग होगी आपकी, वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। बेसिक नॉलेज, ये लैंग्वेज है, हिंदी को ले सकते हो या इंग्लिश को ले कर सकते हो, दोनों में से एक को करना होगा। 25 क्वेश्चन 25 नंबर, ठीक है। ये पैटर्न में दे रखा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हर पेपर की जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपर्स को देख लो, उन्हीं के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मूवी इसी बेस पे ज़्यादा हार्ड पेपर आएगा नहीं। वैसे कंपटीशन तो थोड़ा हार्ड हो गया है, पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े हुए तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और ये पीडीएफ आप देख लेना पूरा, यही है कि क्या क्या आपको बताया गया है। ट्राई टेस्ट होगा, ट्राई टेस्ट को एग्जाम होने के बाद ट्राई टेस्ट होगा आपका। ट्राई टेस्ट तो क्वालिफाई करेगा, एग्जाम होने का ट्राई टेस्ट होगा। ट्राई टेस्ट पास करना जरूरी है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, जो ट्राई टेस्ट में पास हो जाएंगे। और ये ऊपर देख लो, टैटू वाले उम्मीदवार भी देख लो भाई, किसी भी को टैटू नहीं होना चाहिए, और टैटू हो भी तो मिटा भी लिया तो कोई बात नहीं, छोटा मोटा टैटू है
और सावधान की पोजीशन अगर वो खड़ा होता है और वो दिखाई नहीं देता तो वो चलेगा। जैसे इन्होंने दिया, टैटू वाले उम्मीदवार निम्नलिखित निर्देशों का अनुसार विचार किया। एक धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, एक धर्मनिरपेक्ष देश है होने के नाते हमारे देशवासियों की धार्मिक भावना का सम्मान किया जाना चाहिए, इसलिए धार्मिक प्रतीक आकृतियां भारतीय सेना में प्रचलित नाम को दर्शाने वाले टैटू को अनुमति है। तो कोई महाकाल का भगत है, कोई ओम का ये त्रिशूल बना रखे है ना, तो इनको इस स्थान में पता है कि कहाँ से कहाँ नहीं होना चाहिए। शरीर के पारंपरिक स्थानों जैसे अग्र बाहु को अंदरूनी इसे पर अंकित टैटू, लेकिन केवल बाएं अग्र बाहु पर जो सलामी देने वाला अंग नहीं हो, दाएं हाथ नहीं हो, हाथ के पिछले हिस्से पर ही अनुमति है। सावधानी की पोजीशन खड़े होना तो पीछे आना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। दोनों हाथ का आकार का 1/4 से कम होना चाहिए भाई ऊपर की तरफ। यदि किसी उम्मीदवार की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से पहले टैटू हटवा लेते हैं, साफ करवा लेते हैं, तो वो फिर टैटू नहीं माना जाएगा। वो इन्होंने दिया कि टैटू नहीं बल्कि निशान माना जाएगा। ठीक है, वो उम्मीदवार पीठासीन अधिकारी वो आपको अलाउ कर लेगा, इसमें लिखा हुआ है। जिसके छोटा मोटा टैटू है वो हटाने की कोई ज्यादा वो मत करो, चलेगा। और महिलाओं के दिया, केवल महिला उम्मीदवारों के लिए ऐसी कोई भी महिला पुरुष उम्मीदवार को चिकित्सा परीक्षण के दौरान 12 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भवती पाई जाती है उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका मेडिकल नहीं होगा, उनकी नियुक्ति प्रसवावधि समाप्त होने तक स्थगित रहेगी। भाई आपको दोबारा मौका मिलेगा। मौका कब मिलेगा वो देख लो। वो उम्मीदवार जिन्हें विस्तृत शिक्षा परीक्षा डीएमई में अयोग्य घोषित किया जाता है वे प्रारंभिक शिक्षा परीक्षण के निष्कर्षों से संतुष्ट नहीं हो अपनी अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। वही आप दोबारा से कर सकते हो कि हम इसके लिए हैं। और आप एक गर्भवती हैं तो जन्म के बाद आप दोबारा से मेडिकल करवा सकते हैं, वो भी किसी शिक्षा के लिए आप करवाने के लिए भी एलिजिबल है, सही है। ठीक है भाई, तो ये हो गया अपना पूरा। अब तैयारी में लग जाओ, इसकी पूरी डिटेल दे रखी है। और मेरिट नौकरी उसी को मिलेगी जो अंतिम मेरिट सूची में आएगा। ये नहीं कि हमने मेडिकल भी पास कर लिया था और हमें बीएसएफ वाले जॉब दे देंगे, नहीं। उन्हें मेरिट सूची में मेरिट में आना होगा। और मेरिट सिर्फ लिखित परीक्षा में होगी, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। ये जो मेरिट बनेगी ना, ये जो आपने टेस्ट दिया लिखित में सीबीटी, उसी का होगा, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। न कि मेडिकल या फिजिकल या ट्रेड टेस्ट के इनके कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे आपको। उन्हें लिखित परीक्षा के प्राप्त आधार के अंकों के आधार पर ही ये मेरिट संख्या बनेगी। ठीक है, पूरी जानकारी है, पूरी डिटेल है। चलो ठीक है, ओके बाय। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। हाँ, आप है एक कदम नौकरी की ओर। आप तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। हर संडे को इसके ऊपर एक पेपर डाल दूंगा जो पहले हुआ ना वो। ठीक है, ओके बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।